नमस्कार। न्यूज पॉइंट के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं और पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां, जी हां, 85th राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा था और आज उसका समापन हुआ है। 3 दिनों में क्या कुछ हुआ उस पर हम चर्चा रोज करते रहे, परसों भी, कल भी और आज भी हम चर्चा के लिए आपके सामने मौजूद हैं। और इस पूरे 1.5 घंटे में हम आज समझेंगे कि क्या कुछ यहां से निकल के गया है। क्या कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारियों में जुट गई है? क्या सोनिया गांधी का भाषण, उनके बाद और उनसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, प्रियंका गांधी ने भी जनसभा को संबोधित किया, ये तमाम चीजें क्या आने वाले चुनाव में इफेक्टिव होंगी? क्या कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कांग्रेस के लोगों से जब बात कीजिए तो कहते हैं कि हम पिछली दफा जितनी सीटों से आए थे उससे ज्यादा सीट इस बार लेके आ रहे हैं। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं विधानसभा की, 90 में से 68 सीटें कांग्रेस जीत करके आई थी और उसके बाद और 3 सीटें जीत करके 71 सीट्स इस वक्त विधानसभा की हैं। 90 में से 71 सीटें हैं। क्या उन सीटों को कांग्रेस बरकरार रखेगी? ये 6 महीने बाद पता चल जाएगा। लेकिन उसके 6 महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव है, यानी आम चुनाव, उन आम चुनाव में पूरा फोकस कांग्रेस का है। कांग्रेस ने इसी सभा में एक बात तो तय है और इसकी घोषणा करें ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं हर मंच से, हर बात में यह बात कहते हुए कांग्रेस नजर आई कि विपक्षी दलों का एक गुट होना चाहिए, थर्ड फ्रंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, नो थर्ड फ्रंट। ये बात कल हम लोगों ने आप तक पहुंचाई थी। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राहुल गांधी का भाषण था। राहुल गांधी जब भाषण देने तो जितने कार्यकर्ता थे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता खड़े हो गए, तालियां पीटने लगे और राहुल जिंदाबाद के नारे लगने लगे, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगने लगे। और राहुल गांधी ने अपने भाषण की जब शुरुआत की तो अपने अनुभवों को, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है, उन अनुभवों को साझा किया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक क्या क्या पाया, अपने परिवार को कैसे उन्होंने सड़क पे, यानी कि रोड पे भी अपना परिवार बनाया, अपने दायरे को कैसे बढ़ाया। उनके पास इस 52 साल की उम्र में घर नहीं है, एक भी घर नहीं है। जो बात उनको पता चली 6 साल की उम्र में, यानी 1977 में, जब आपको पता है कि इमरजेंसी के दौरान, जब इमरजेंसी का आखिरी चरण आया और चुनाव की घोषणा हुई, इंदिरा गांधी तक हार गई थी, तो उसके बाद उस घर को उनको छोड़ना पड़ा और आज तक इनके पास घर नहीं है। ये बताते चले इसी मंच से राहुल गांधी। लेकिन घर रहे ना रहे ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है जो राहुल गांधी भी कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा देश हमारा है, वही परिवार है। इस परिवार को कैसे राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पहुंचे, और जब कश्मीर पहुंचे तो कैसे उनको लगा कि मैं अपने घर लौटा हूं। इस सारी बातें उन्होंने की। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी कि जब मैं कश्मीर आया तो यहां देखा कि हर हाथ में तिरंगा है, हर हाथ में, कश्मीरियों के हर हाथ में तिरंगा का जिक्र। और उसी दौरान उन्होंने ये भी बात कही कि अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे थे कि हम पहले ही जाके वहां तिरंगा फहरा चुके हैं। इसको काउंटर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तिरंगा आपने फहराया होगा, आप वहां जाकर लाल चौक पर तिरंगा आप फहराए थे, लेकिन आपके साथ कितने लोग थे? 15 लोग होंगे शायद। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा घाटी में तो यहां हजारों की संख्या में लोग थे, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में लोग थे और हर हाथ में तिरंगा था। युवा जो कह रहे थे वो तमाम बातें, लेकिन ये उनकी जुबानी सुन ले तो ज्यादा अच्छा है। तिरंगा को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, कश्मीर को लेकर, कश्मीर के युवाओं को लेकर राहुल गांधी ने इस मंच से क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। पार्लियामेंट में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने
बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना कश्मीर के युवाओं के हाथ में डाल दी और आपने वो भावना जो है इस झंडे को उन युवाओं से छीन ली। तो ये फर्क बता रहे थे राहुल गांधी। इस फर्क को बताते हुए राष्ट्रवाद खुद ब खुद सामने आ जाता है कि कौन कितना राष्ट्रवादी है। खैर, राष्ट्रवाद की बात निकली है, बहुत सारी बात हम आज करेंगे, लेकिन एक बात, चूंकि राहुल गांधी महात्मा गांधी के अनुयायी की तरह आगे बढ़ रहे हैं और बार बार महात्मा गांधी को, और हो भी क्यों नहीं, मैं भी अनुयायी अगर खुद कहूं तो मैं भी महात्मा गांधी को मानता हूं और इस देश के हर लोगों को महात्मा गांधी को मानना चाहिए, आरएसएस माने ना माने। लेकिन यहां सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी ने कहा सत्याग्रह, हम सत्याग्रही हैं, वो सत्ताग्रही हैं, ये सत्याग्रह और सत्याग्रही की बात राहुल गांधी ने किस रूप में रखी यहां पर, जरा उसको सुन लेते हैं। सत्याग्रह का जिक्र जब आया तो गांधी जी की बात खुद ब खुद सामने आ जाती है, इसलिए मैंने गांधी जी का जिक्र किया। जरा सुनते हैं राहुल गांधी सत्ताग्रही और सत्याग्रही दोनों में फर्क को समझाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में और बीजेपी के बारे में। एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है। तो ये किसी से भी मिल जाएंगे और सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी का हमला मोदी सरकार पर, मोदी जी पर पर्सनली बिल्कुल बरकरार रहा और फिर बात निकली अदानी की। अदानी की बात आते ही राहुल गांधी ने अपने उस बात को, उस इंसिडेंट को जो उन्होंने संसद में जब भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, उस बात का जिक्र करना कैसे भूलते। जिस तस्वीर को सदन में एक्सपंज कर दिया गया हो, जिस नाम को एक्सपंज कर दिया हो, अब कांग्रेस पार्टी ने शायद सोच लिया है कि हर मंच से, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, सब अदानी का नाम लिए बिना अपने भाषण का खात्मा यानी अपने भाषण को खत्म नहीं करते हैं। तो यहां भी अदानी का नाम आया और अदानी का नाम आते ही राहुल गांधी ने एक पर एक खुलासे किए आज, जो हम लिख भी रहे हैं। राहुल गांधी का नया खुलासा, बहुत सारे खुलासे हैं और कई खुलासों का जिक्र हमारे तमाम साथी, पैनलिस्ट साथी जो जुड़े हुए हैं, उनसे जब आपका परिचय करवाऊंगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो उन खुलासों का जिक्र हम करेंगे। लेकिन एक खुलासा राहुल गांधी यहां करते हुए नजर आए, जो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा यहां 250 साल तक, और अब एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अदानी साहब आगे बढ़ रहे हैं। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा उनकी जुबानी, और इस पर बहुत चर्चा चल रही है और चर्चा होना भी बाकी है। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अदानी साहब। और खास तौर से जो लोग अदानी जी की कंपनी में काम करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी जो कंपनी है, ये देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को छीन रही है। भाइयों और बहनों, याद रखिए,
आजादी की लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। वो भी एक कंपनी थी। उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, सारा का सारा उठा लिया था। इतिहास रिपीट हो रहा है। इतिहास रिपीट हो रहा है। ये देश के खिलाफ काम हो रहा है, और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी। आपने इतिहास रिपीट हो रहा है, ये देश के खिलाफ हो रहा है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा हमला करते हुए और बहुत बड़ा खुलासा करते हुए यहां राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी साफ साफ शब्दों में कह रहे थे कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया था, अदानी के कर्मचारियों को, उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को आगाह करते हुए राहुल गांधी नजर आए कि आप संभल जाइए, आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी क्या कर रही है। और अगर ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधा हमला मोदी जी के ऊपर। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी हैं। यह भी एक बहुत बड़ा हमला था। लेकिन इसके अलावा एक बात और है, हमारे देश के विदेश मंत्री पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है, इसलिए हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। और इस पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर किसी की अर्थव्यवस्था या कोई हमसे ज्यादा ताकतवर है तो क्या हम उसके सामने सिर झुका लें, और जो कमजोर है उससे लड़ाई लड़ें हम। ये कैसा राहुल गांधी की जुबानी। और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो, और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ। उसके सामने आप झुक जाओ।
राहुल गांधी हमलावर और सीधा सीधा सावरकर का नाम लेना भी नहीं भूले राहुल गांधी। और राष्ट्रवाद, क्या इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं आप? इसी को देशभक्ति कहते हैं क्या आप? ये कह रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इस पूरे भाषण में एक रूपरेखा रख दी है। कह सकते हैं कि 2024 में कांग्रेस किस दिशा में जाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि तपस्या कर रहे थे हम, 5 महीने हमने तपस्या की, और इस तपस्या के बाद, और कहते हुए राहुल गांधी सुने गए उसी मंच से अपने अध्यक्ष से आग्रह करते हुए नजर आए कि आप उस तपस्या के अगले प्रारूप को तैयार कीजिए और मैं तैयार हूं। हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो तैयार हैं, और चाहे चोट लगे, चाहे खून बहे, चाहे पसीना आए, निकले पसीना, थकें, जो भी हो, लेकिन उस यात्रा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तपस्या आगे करना चाहते हैं, ताकि इस देश में कांग्रेस की अपनी जो है नींव वो मजबूत हो। तो बहुत कुछ यहां कहते हुए राहुल गांधी नजर आए। और आइए दोस्तों, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।